हेलो एंड वेलकम टू एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल। मैं आज फिर आपके सामने पीजीटी टीजीटी इंग्लिश का कोर्स लेकर। तो मैंने आपको पिछले क्लासेस में ये पढ़ाया था कि फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर क्या होता है, पोएट्री, ड्रामा, प्रोज ये क्या होता है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि फिगर्स ऑफ स्पीच कैसे क्या होते हैं, किस तरह से किसी, प्लस इसके बाद मैंने ये भी पढ़ाया था कि किसी ऑथर को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। और इसी तरह से मैंने लिटरेरी वर्क्स के लिए भी आपको सिखाया था कि लिटरेरी वर्क्स जब आप किसी भी ऑथर का कोई भी लिटरेरी वर्क, चाहे पोएम हो, चाहे वो पोएट्री, चाहे वो प्रोज हो, चाहे वो ड्रामा हो, जो कुछ भी है, आप उसको जब भी पढ़ेंगे तो कुछ पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए जिसको आप हमेशा दिमाग में बना के चलेंगे। और इससे होगा क्या कि इससे आपको कभी भी एग्जाम में उन पॉइंट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उसी के क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि आपके सिलेबस में, पीजीटी के सिलेबस में 17 राइटर्स दिए हुए हैं जिनको हमें पढ़ना है, प्लस मैंने ये चीज भी बताई थी कि इनमें से 10 राइटर्स, 10 ऑथर्स या पोएट्स हैं वो ब्रिटिश पीरियड्स के हैं या ब्रिटिश इंग्लिश में उन्होंने लिखा हुआ है। बाकी 3 आपके इंडियन लिटरेचर के हैं, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, एंड 4 आपके अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर के हैं। ओके, तो जो 10 इंपॉर्टेंट ब्रिटिश राइटर्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं, एंड प्लस 2 अदर्स फ्रॉम द टीजीटी कोर्स, वो 10 + 2 यानी 12 राइटर्स के लिए आपके पास एक छोटा सा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है कि फला राइटर किस एज या किस पीरियड को बिलोंग करते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि किस एज और किस पीरियड में कौन सा राइटर बिलोंग करता है, प्लस हर एज या हर उसकी पीरियड की क्या खासियत थी। क्योंकि हम कई बार, मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है कि हाँ, ये जो है जब फला किंग ने रूल किया तो उसको ये पीरियड बोला जाता है या ये एज बोला जाता है, फिर किस क्वीन ने रूल किया तो उस पीरियड को ये बोला जाता है, या उस समय ब्रिटेन की सोशल कंडीशन, जो इंग्लैंड में सोशल कंडीशंस थी, जो भी वहां पे मूवमेंट्स चल रहे थे, उसकी वजह से किसी एक पीरियड या किसी एज का नाम दिया जाता है। तो हर एक ऑथर किसी ऐसे एक पीरियड से बिलोंग करता है जहां पे या तो कोई राजा रानी थे जो उन ऑथर्स को या उन जो ड्रामेटिस्ट हैं उनको वो पेट्रन्स की तरह काम करते थे, यानी कि उनको ड्रामा लिखने के लिए और उन्हें पोएट्री लिखने के लिए वहां पे अवार्ड मिलता था, या आप कह सकते हैं कि उनको जीवन यापन इसी तरह वो करते थे कि वो कोर्ट में जाके अपने प्लेस दिखाते थे या पोएट्री सुनाते थे और उससे उनका जीवन यापन होता था। तो लेट्स गेट इनटू दिस, लेट्स सी कि कौन सा पीरियड कब आया और किस ईयर में किसने लिखना शुरू किया, प्लस उस पीरियड का क्या इफेक्ट पड़ा उस समय की लिटरेचर पे। ओके, लेट्स गेट इनटू दिस। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली ब्रिटिश लिटरेरी पीरियड्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं सिर्फ ब्रिटिश ऑथर्स के बारे में बात करूंगी। कुछ क्लासेस चलेंगी जो सिर्फ ब्रिटिश ऑथर्स के बारे में होंगी, इसके बाद हम इंडियन और अमेरिकन ऑथर्स को पढ़ेंगे, बट इनिशियली क्योंकि ब्रिटिश ऑथर्स सबसे ज्यादा है हमारे कोर्स में, तो इसलिए ब्रिटिश ऑथर्स को सबसे पहले पढ़ा जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स गेट इनटू दिस। ओके, तो यहाँ पे पहला आप देख सकते हैं, ओल्ड इंग्लिश की बात कर रही हूँ मैं। ओल्ड इंग्लिश एक बहुत पुराने समय से, जब इंग्लैंड एग्जिस्टेंस में भी नहीं था, तब की बात है ये आप यहाँ देख सकते होंगे कि इसको एंग्लो सैक्सन कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगह के लोग आए और इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड नहीं था तब, एक छोटी सी टेरिटरी थी जहाँ पे लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, हाँ यहाँ पे हम बस जाएंगे। जो उन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज करी वो एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज थी। वो लैंग्वेज अंग्रेजी तो नहीं थी, अंग्रेजी से कुछ मिलती जुलती सी लैंग्वेज थी, तो उसको उस समय में ओल्ड इंग्लिश कहा गया। आज हम लोग जिस टाइम को ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं वो उस टाइम की बात है। ये 450 to 1066 एडी की बात है। तो 1066 एडी स्पेसिफिकली क्यों? क्योंकि इस समय बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुआ था, जहां पे नॉर्मन्स ने आके लड़ाई करी थी और उनको फिर कॉन्कर कर लिया था। तो फिर वहां पे उसके बाद फ्रेंच आके सेटलमेंट बना दिया था इसको। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड बोला जाता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड को, जो कि 450 एडी से 1066 एडी तक चलता है। ऑलराइट,
इसके बारे में, इसके लिटरेरी वर्क्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है लोगों को। एक इकलौता नाम हमारे सामने आता है और वो है बियोवुल्फ। अब ये बेowulf आता है, लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि इसके राइटर कौन थे, कहाँ पे थे, किस हालात में थे। बट एक है, एपिक टाइप की स्टोरी है, इसकी पोइट्री फॉर्म में, वर्स फॉर्म में लिखा हुआ है। बस इतना ही लोगों को पता है। और इसका भी पूरा आपको टेक्स्ट मिलता नहीं है। इसका टेक्स्ट जो है फटे हुए पन्नों पे, छोटे छोटे उसमें पार्ट्स में मिला हुआ है। तो इस तरह से बस इस एज के बारे में ज्यादा इसकी लिटरेरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, इसलिए हम इसको ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। और ये बहुत पुराने समय का है, उस समय राइटिंग के लिए पेजेस वगैरह डेवलप नहीं हुए थे, तो ये उस पुराने जमाने की बात है। ये हमारे कोर्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं मिडिल इंग्लिश की। मिडिल इंग्लिश जो कि 1066 एडी से चलकर 1500 एडी तक आगे चलता है। और ये स्पेसिफिक बाकी तो ठीक है, एक दो राइटर्स हैं इसमें जो अच्छे थे, जिन्होंने काम किया, जिनके कंट्रीब्यूशन की वजह से मिडिल इंग्लिश के कुछ वर्ड आज भी हमारे नॉर्मल, जो हमारी कोलॉक्वियल लैंग्वेज है, जो हमारे डेली यूसेज की इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें भी हम आजकल मिडिल इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं। तो उस समय के राइटर्स का ये कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने ये रिटन फॉर्म में हमें ये वर्ड्स दिए, इसकी वजह से आज हम बहुत सारे इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश वर्ड्स अपने लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं। इन सारे राइटर्स में एक इंपॉर्टेंट राइटर है चौसर। चौसर क्यों इंपॉर्टेंट है? चौसर ने एक ऐसे टाइम पे लिखना शुरू किया, मिडिल इंग्लिश को मिडिल इंग्लिश बनाया हमारे लिए, जिससे आज हम मिडिल इंग्लिश जानते हैं, जिससे वर्ड्स आज भी हमने अपने सबसे एकदम कंटेम्प्रेरी इंग्लिश में जो आज हम इंग्लिश यूज करते हैं, उसमें हमने जो वर्ड्स लाए हुए हैं या जो वर्ड्स हम यूज कर पा रहे, दैट इज बिकॉज ऑफ चौसर। अगर चौसर ने अपनी पोएम्स ना लिखी होती, चौसर के रिटन जो लिटरेरी रिकॉर्ड से अगर वो अवेलेबल ना होते, तो हमारे पास मिडिल इंग्लिश के वर्ड्स नहीं आ पाते। एंड जस्ट सो यू नो, चौसर से भी कभी क्वेश्चन आ सकता है, ये जरूरी नहीं। अब आपसे यही पूछ लिया जा सकता है कि मिडिल इंग्लिश का एक कोई भी प्रोमिनेंट ऑथर बताइए, तो उसमें चौसर कुड बी वन ऑफ देम। वहां पे वाइक्लिफ भी थे और भी लोग थे, बट चौसर स्टैंड्स आउट बिकॉज he was also called the father of English poetry. Why was he called the father of English poetry? Because मैं यहाँ पे, और एक और खास चीज है, मैं यहाँ पे इंग्लिश पोएट्री बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे और नहीं कुछ बोल रही, मैं इंग्लिश पोएट्री बोल रही हूँ। मैं इंडियन इंग्लिश नहीं बोल रही हूँ, मैं अमेरिकन इंग्लिश नहीं बोल रही हूँ। इंग्लिश मतलब इंग्लैंड की बात है यहाँ पे, ओके। इंग्लिश वाज द लैंग्वेज विच वाज वेरी लाइक इट बिगैन फ्रॉम इंग्लैंड। जो इंग्लैंड के लोग थे, वहां के रहने वालों की ये लैंग्वेज थी। तो इंग्लैंड में जो रहते हैं उनको आज भी हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश है। दोज पीपल आर इंग्लिश। द वंस हु रिसाइड इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में रहते हैं, दोज पीपल आर कॉल्ड इंग्लिश, ओके। सो फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है इन्हें। क्यों? क्योंकि इनकी पोएट्री की वजह से, जैसे मैंने अभी बताया, इनकी पोएट्री की वजह से मिडिल इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें आज भी यूज आते हैं। वो मिडिल इंग्लिश के वर्ड्स हमारे कंटेम्प्रेरी इंग्लिश में भी हमें काम आ रहे हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जिस समय इन्होंने काम किया, उस वक्त जो लैंग्वेज बहुत ज्यादा पॉपुलर थी वो या तो लैटिन थी या फ्रेंच थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, नॉर्मन्स ने आके कॉन्कर किया था यहाँ पे इस टेरिटरी को, जहाँ पे एंग्लो सैक्सन से रहते थे। तो वो उस समय फ्रेंच, क्योंकि नॉर्मन्स फ्रेंच थे, तो वो जब आए तो अपने साथ वो फ्रेंच लेकर आए। तो उस समय फ्रेंच और लैटिन को बहुत अच्छा, बहुत एलिट्स की लैंग्वेज माना जाता था। लैटिन हमेशा से क्लासिकल लिटरेचर में लैटिन हमेशा से एक ऐसी लैंग्वेज रही है जो हमेशा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे या बहुत अमीर लोगों के लिए यूज हुई है या उनके द्वारा यूज की गई है। तो उन्होंने, चौसर ने उस लैंग्वेज को, जो बहुत ज्यादा हाई लेवल के लोगों के लिए लैंग्वेज होती थी, उन चीजों को उन्होंने आम जनता के लिए पॉपुलर किया। जो पोएट्री वगैरह पढ़ी जाती थी उस वक्त, वो सिर्फ राजा महाराजा पढ़ते थे, नाइट्स पढ़ते थे, प्रिंसेस पढ़ते थे। बट उसके बाद जब चौसर ने लिखना शुरू किया तो नॉर्मल, और उन्होंने ये नहीं कि सिर्फ राजा रानी की कहानियां पढ़ी, या सिर्फ ऐसा नहीं किया कि सिर्फ थियोलॉजी के बारे में लिखा, या सिर्फ
भगवान के बारे में लिखा, ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आम जनता की लाइफ से चीजें उठाई, जो बिल्कुल एकदम, जो कहीं पर सर्वेंट का काम कर रहे हैं या जो एकदम बिल्कुल सामान्य सी जिंदगी जी रहे हैं, उन्होंने उनकी लाइफ से कहानियां उठा के और उन्हें एक ऐसी लैंग्वेज में प्रेजेंट किया जो सब पढ़ सकते थे। इसलिए चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था कि पोइट्री वो चीज होती है जो हमारे अंदर के इमोशन से निकलती है। पोइट्री इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर हमेशा, बिकॉज पोइट्री बहुत बेसिक इमोशन से निकलती है। तो दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ओके, ये समझ आया कि चौसर इज इंपॉर्टेंट फॉर द मिडिल इंग्लिश पीरियड। Why? Because he is called the father of English poetry, and now you know the reason why he is called the father of English poetry. इसके बाद थर्ड हमारा आता है द रेनेसां पीरियड। इस वर्ड को आप रेनेसां पढ़ सकते हैं या रेनेसांस भी पढ़ सकते हैं। ये फ्रेंच वर्ड है, इसलिए लास्ट का ये जो सीई है, जो ये साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, इसको हम फ्रेंच में ड्रॉप कर देते हैं। तो हम सिर्फ रेनेसां बोलेंगे जहां पे आ तक की आवाज आती है और की आवाज आती है। ओके, बट अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश में इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से इसे रेनेसांस बोल सकते हैं। ओके, द रेनेसां पीरियड इट स्टार्टेड फ्रॉम 1500, जहां पे मिडिल इंग्लिश खत्म हुआ था वहां से रेनेसां स्टार्ट होता है, एंड इट गोज टू 1660, मोर देन 100 years, 160 years। रेनेसां पीरियड क्योंकि 160 years का पीरियड है ये, तो इसको सब डिवाइड किया जा सकता है छोटे छोटे अलग पीरियड्स में, क्योंकि 160 years तक कोई एक राजा या रानी रूल नहीं कर सकते। एंड जब मैं रेनेसां की बात कर रही हूँ तो 1500 में राजा रानी का रूल आ गया है ऑलरेडी। वहां पर जो सिविल वॉर, जो इंटरनल वॉर चल रहा था, 100 years ऑफ वॉर, वो सब खत्म हो चुका है। ये सब होने के बाद रेनेसां पीरियड आया है। ओके, रेनेसां का मतलब होता है किसी पुरानी चीज को रिवाइव कर देना। जब आप किसी पुरानी चीज को रिवाइव करते हैं तो उसको री की बात होती है, फिर से जीवित कर देना, पुनर्जीवित कर देना, रेनेसां। तो हमने यहाँ पे पुनर्जीवित किया किस चीज को, इंग्लिश को, या हमने लिटरेचर को पुनर्जीवित किया किस तरह से। रेनेसां पीरियड गोल्डन पीरियड माना जाता है इंग्लिश की हिस्ट्री में। क्यों? रेनेसां पीरियड में जो भी रोमन या ग्रीक प्लेस हुआ करते थे, वो जो है जब इंग्लैंड, क्योंकि अब वो सेटल हो चुका है, वहां पे राजा या रानी का रूल है, तो ऑब्वियसली जब कोई जगह सेटल हो जाती है, आप पोएट्री लिखने के लिए अगर आप वॉर में ड्रामा और पोएट्री नहीं, अगर आपके घर पे वॉर चल रहा है, लड़ाई हो रही है, तो आप बैठ के गाना नहीं गा सकते। आप कोई नया क्रिएशन नहीं, आप गाना कहीं का सुना हुआ तो गा सकते हैं, लेकिन कोई नया क्रिएशन नहीं कर सकते। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से इसके पहले तक बहुत ज्यादा क्रिएशन नहीं हुआ, जो हुआ भी वो एग्जिस्ट नहीं किया। रेनेसां में क्या हुआ, लोगों ने देखा कि अच्छा, रोमन्स ने इतने अच्छे प्लेस लिखे हैं, ग्रीक्स ने इतने अच्छे प्लेस लिखे हैं, तो हमारे यहाँ भी तो अब शांति है, अब इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। अब जो वहां के लोग थे उनका क्रिएटिव जीनियस धीमे धीमे जागना शुरू हुआ, और उन्होंने रोमन्स और ग्रीक्स से जो लिटरेचर उन्होंने लिखी थी उसको ट्रांसलेट भी करना शुरू किया, प्लस उनका देखा उन्होंने खुद भी नया लिटरेचर प्रोड्यूस करने की कोशिश करी, नया लिटरेचर क्रिएट करने की कोशिश करी। तो इसलिए इसको रेनेसां पीरियड बोला जा रहा है। ओके, रेनेसां 1500, जैसे मैंने बताया 1500 से 1660, 160 साल का पीरियड है। इसको फर्दर सब डिवाइड किया गया 4 पार्ट्स में। ओके, पहला है एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज वाज द एज ऑफ द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट। एलिजाबेथ द फर्स्ट जब पहली बार थ्रोन पे आई, और उनका क्योंकि एक झुकाव था लिटरेचर के प्रति, उनको बहुत अच्छा लगता था पोएम सुनना, प्लेस देखना, तो जो भी उस समय वहां पे क्रिएटिव लोग थे, जो ये पोएम्स एंड प्लेस जो क्रिएट कर सकते थे, जो उसको मतलब इंटरेस्टेड थे ये करने में, उनको इन्होंने पैसे अवार्ड देने शुरू किए। तो अपने जीवन यापन के लिए, क्योंकि जब आप पोएट्री लिखते हैं, कोई आप क्रिएटिव काम करते हैं, तो उसमें आपको जीवन यापन के लिए कुछ चाहिए होता है। तो रानी ने ये फैसला किया कि अब से जो भी प्लेस लिखेगा या जो पोएम्स लिखेगा और वो बहुत अच्छे दर्जे की होंगी, तो वो हमारे कोर्ट में आके हमको सुनाएगा और हम उसे बदले में कुछ मोहरे देंगे या कुछ इस तरह। तो वो कॉन्सेप्ट था। एलिजाबेथन एज वाज वन ऑफ द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री। ये स्टार्ट होती है 1558 से, एंड इट लास्ट टिल द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट,
दैट इज 1603. ओके, 1603 तक एलिजाबेथन एज होती है, एलिजाबेथ ने रूल किया, एलिजाबेथ द फर्स्ट ने. इसमें शेक्सपियर सबसे पहले हमारे सामने आते हैं. शेक्सपियर ने अपना काम स्टार्ट किया 1585 के करीब. तो उस समय शेक्सपियर जिस समय अपना काम स्टार्ट किया उस समय वो वहां के स्टार थे, बिकॉज वो एक्टर थे पहले, फिर उन्होंने प्ले राइट बन गए, उन्होंने प्लेस लिखने शुरू कर दिए. उनके प्लेस इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि भीड़ लगती थी उनके प्लेस के लिए, टिकट खत्म हो जाते थे, सीट्स नहीं बचती थी, इस तरह का. तो वहां पे रानी को भी ऑब्वियसली उनके लिए अलग से दिखाया जाता था. अभी मैं शेक्सपियर के बारे में भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, ये अभी के लिए नहीं, बात के लिए. फिर हम देखते हैं जैकोबियन एज आती है. जैकोबियन एज में यहाँ पे 1603 सबसे जेम्स ने रूल किया. जेम्स द फर्स्ट ने जब से रूल करना स्टार्ट किया तो 1603 से 1625 तक जेम्स का रूल चला. और उन्होंने भी जैसे उनके पहले एलिजाबेथ फर्स्ट ने पेट्रोनाइज किया हुआ था पोएट्स को, जो प्रोज राइटर्स थे, जो ड्रामेटिस्ट थे, उसी तरह उन्हें भी पेट्रोनाइज किया. एंड उस टाइम पे जब जैकोबियन एज के शुरुआत में 1616 तक शेक्सपियर वाज अलाइव, बट 1613 तक शेक्सपियर had stopped working. Like 1613 was the year जब शेक्सपियर ने अपना काम करना बंद कर दिया. तो 1613 तक मैं देखती हूँ कि यहाँ पर जैकोबियन एज में शेक्सपियर का एंड होगा करियर का. ओके, उसके बाद इसीलिए शेक्सपियर को एलिजाबेथन एज का भी माना जाता है और जैकोबियन एज का भी माना जाता है. शेक्सपियर के जो लास्ट कुछ प्लेज हैं वो जैकोबियन एज में लिखे गए थे और उसी में वो पब्लिश तो नहीं हुए, बट हाँ वहीं पे वो परफॉर्म होते थे. ओके, इसके बाद आती है कैरोलाइन एज जो कि 1625 से 1649 तक है. फिर आती है कॉमनवेल्थ पीरियड जो कि 1649 से 1660 तक है. ये हमारे कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसे बहुत डीप जाके नहीं पढ़ेंगे. यू शुड नो दिस कि ये था, इतने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये एजेस होती है. दैट्स इट, दैट्स ऑल, बिकॉज यू आर अ लिटरेचर स्टूडेंट सो यू शुड नो दिस. नेक्स्ट फिर हम देखते हैं नियो क्लासिकल एज है. नियो क्लासिकल एज को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. ये हमारे कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वी विल जस्ट ग्लांस थ्रू इट, बहुत ज्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे. नियो क्लासिकल एज हमारी स्टार्ट होती है 1600 से एंड इट लास्ट 1785. ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसमें रेस्टोरेशन एज है. ओके, रेस्टोरेशन एज इज फ्रॉम 1660 टू 1700. फिर है ऑगस्टिन एज 1700 टू 1745 एंड जिसको एज ऑफ पोप भी कहा जाता है. अलेक्जेंडर पोप इस समय के प्रोमिनेंट राइटर थे, तो इसलिए ऑगस्टिन एज को एज ऑफ पोप भी कहा जाता है. फिर थर्ड में आता है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसको एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है. सैमुअल जॉनसन क्योंकि इस एज के पॉपुलर और बहुत फेमस राइटर थे, इसलिए एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है. एज ऑफ सेंसिबिलिटी को 1745 से 1785 टिल द डेथ ऑफ जॉनसन, सैमुअल जॉनसन. फिर आता है हमारे लिए वन मोर इम्पॉर्टेंट पीरियड जहां पे हमें और राइटर्स हमारे दिखने को मिलेंगे, ये है रोमांटिक पीरियड. ओके, रोमांटिक पीरियड की जो स्टार्टिंग है वो थोड़ी सी कंटेस्टेड है. क्यों कंटेस्टेड है? 1785 आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है 1785 क्योंकि सैमुअल जॉनसन की डेथ हुई, ठीक, तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी खत्म हो गई. जब एज ऑफ सेंसिबिलिटी खत्म हो गई तो हमने वहां से हम रोमांटिक एज की स्टार्टिंग मान सकते हैं, बट हमने फिर बोला कि नहीं, ये 89 से स्टार्ट हो सकती है. क्यों? क्योंकि इस समय रिफॉर्म बिल्स वगैरह है, ठीक, बट हमने कहा कि नहीं, अच्छा 89 नहीं. फिर अगर 98 आप देखें तो 98 क्यों माना जाता है? क्योंकि लिरिकल बैलेड्स बाय एस.टी. कोलरिज एंड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये इसी ईयर में 98 में, फिर 1798 में जब पहली बार लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुए, तब से रोमांटिक एज की लोग शुरुआत मानते हैं. तो आप इनमें से कोई मान सकते हैं, बट लिरिकल बैलेड्स वाला मुझे पर्सनली, मेरी ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है कि लिरिकल बैलेड्स जिस समय से, जिस ईयर से, यानी कि 1798 से जब पब्लिश हुआ, तब वहां पर मैं ये मान सकती हूँ कि रोमांटिक एज स्टार्ट हुई. ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए आपके लिए. 1832 में इसका एंड माना जाता है. रिफॉर्म बिल 1832 में आया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है. बाकी विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, ये सारे पोएट, ये सारे ऑथर्स आपके ये पोएट्स हैं बेसिकली. चार्ल्स लैम्ब वाज नॉट अ पोएट, ही वाज अ नॉवेलिस्ट, अ राइटर.
बाकी ये जितने तीनों हैं ये आपके पोएट्स हैं और ये सब आपके कोर्स में इंक्लूडेड हैं, स्पेसिफाइड हैं कि ये चीजें पूछी जाएंगी आपसे। ओके, तो विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्ब एंड पर्सी बिशी शेली, जिसको आप पीबी शेली नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम पर्सी बिशी शेली है। ऑलराइट, ये 4 राइटर्स हमारे रोमांटिक एज से हैं। तो एक राइटर हमें मिला जो हमारा एलिजाबेथन एज एंड जैकोबियन एज से है, प्लस हमें दूसरे राइटर, और मेजर काम उनका एलिजाबेथन एज में होता शेक्सपियर का, इसलिए हम उनको एलिजाबेथन एज का राइटर मानते हैं। फिर हमारे पास विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्ब और पीबी शेली आते हैं जो कि रोमांटिक पीरियड को बिलोंग करते हैं। ओके, now remember all these things because these can be asked, these are questions that will be put up in your exam, और आपको इन सवालों के जवाब पता होने चाहिए कि कौन सा राइटर किस पीरियड को बिलोंग करता है। फिर हम देखते हैं 7th में हमारा आता है विक्टोरियन एज, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मेजर जो सिलेबस डिवाइडेड है वो रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज में डिवाइडेड है, एक्सेप्ट फॉर शेक्सपियर जो कि एलिजाबेथन एज को बिलोंग करते हैं, बिकॉज शेक्सपियर इज अ जायंट इन द इंग्लिश लिटरेचर फील्ड। ओके, विक्टोरियन एज हमारी स्टार्ट होती है 1832 जब से रिफॉर्म बिल आया था, या फिर हम मान सकते हैं 1837 जब से क्वीन विक्टोरिया ने थ्रोन पे, जब वो थ्रोन पे आई, तो 37 में वो थ्रोन पे आई थी, 32 में रिफॉर्म बिल आया था। रिफॉर्म बिल वोटिंग राइट्स को एक्सपैंड करने के लिए आता है, यू डोंट नीड टू नो सो मच, बट 32 और 37 में कॉन्टेस्टेड है ये, इसलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर 32 लिखा है तो भी सही है, 37 लिखा है तो भी सही है, इट्स नॉट रॉन्ग। ये एंड होता है 1901 में जाके दूसरे किंग के रूल के साथ, बट इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री रैफलाइट एंड एस्थेटिसिज्म एंड डेकेडेंस, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसको भी बहुत ज्यादा आपको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो कि ये भी पार्ट्स हैं, ये भी एजेस हैं जिसमें डिवाइड किया गया है बेस को, या इन एजेस को, सॉरी। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, मैथ्यू आर्नल्ड, चार्ल्स डिकेंस एंड थॉमस हार्डी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, जिनमें से टेनिसन स्पेसिफिकली was more of a poet, उन्होंने ज्यादा कुछ क्रिटिकल नहीं लिखा है या कुछ प्लेज नहीं लिखे हैं, तो टेनिसन इज बेसिकली कॉल्ड पोएट। मैथ्यू आर्नल्ड has been a critic, has been a writer, has been a poet, तो क्रिटिक और पोएट के तरह से आप उनको मान सकते हैं। फिर थॉमस हार्डी एंड चार्ल्स डिकेंस आर वेरी फेमस फॉर देयर novels, they have written absolutely amazing novels and दिस इज वाई दे आर इंक्लूडेड हियर। ओके, ये 4 राइटर आपके विक्टोरियन एज से हो गए, 4 राइटर्स आपके रोमांटिक एज से हो गए, 1 राइटर आपका हो गया एलिजाबेथन एज से। फिर हमारे पास है एडवर्डियन पीरियड, जो कि जिसमें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट राइटर्स हमारे सिलेबस में नहीं है, जो कि था 1901 से 1914, बहुत छोटे पीरियड तक था। 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट होने के साथ ही एडवर्डियन एज खत्म हो गई थी। ओके, फिर आता है जॉर्जियन पीरियड, जो कि 1910 से 1936 तक था, जॉर्ज द फर्स्ट का, बट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। फिर हम आते हैं मॉडर्न पीरियड में। मॉडर्न पीरियड में, जो कि 1914 से स्टार्ट किया जाता है, जब से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ और जब तक वो चला, प्लस सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इस पूरे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट होने से लेकर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के स्टॉप होने तक, इस पीरियड को हम मॉडर्न पीरियड मान सकते हैं। इस समय सारी जो पुराने रीति रिवाज थे, जो पूरे ट्रेडिशंस थे, वो सारे तोड़े गए थे। किस तरह से किसी चर्च में एक पादरी होता है और फिर उसके कहने के अनुसार लोग काम करते हैं, वो भगवान से बात करता है, ये सारी रिलीजियस चीजें जब टूटने लगी, क्योंकि लोगों ने वर्ल्ड वॉर देख लिया, इतने सारे लोगों को मरता हुआ देख लिया, ब्लडशेड देख लिया, तो लोगों का विश्वास भगवान के ऊपर से हटने लगा था। तब उस समय जो भी संसार की पूरी एक चेन बनी हुई थी चीजों की, अच्छा हाँ ये होता है वो होता है, वो सारी चीजें बिखरने लगी। उस वक्त का एक प्रोमिनेंट राइटर जो बहुत ही अनदर जायंट, लाइक आफ्टर शेक्सपियर, जो एलिजाबेथन एज में थे, सामने अगर कोई दूसरा बड़ा है जो ये मतलब बहुत जायंट कहा जा सकता है लिटरेरी फील्ड में, उसको हम T.S. Eliot बोलते हैं, because he had experienced the world, he had read so much, so many scriptures and everything, he had changed his belief so many times,
कि उनको बहुत चीजें पता थी, वो बहुत अच्छे क्रिटिक भी थे, बहुत अच्छे पोएट भी थे, बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट भी थे, उनको ग्रीक प्लेस के रिवाइवल के लिए भी जाना जाता है, बट वी विल रीड मोर अबाउट हिम लेटर। अभी यू नीड टू नो कि ये मॉडर्न पीरियड को बिलोंग करते हैं, ओके। एंड द मॉडर्न पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड देन कम्स द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद यानी 1945 से स्टार्ट होता है एंड इसके एंड होने की कोई डेट नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स हाउ वुड यू नो कि पोस्ट मॉडर्न कहाँ पे एंड हो गया और कहाँ पे कंटेम्प्रेरी स्टार्ट हो गया। जबकि कुछ लोग कंटेस्ट करते हैं कि 1990 या 1999 में पोस्ट मॉडर्न पीरियड खत्म हो गया, बट यू नेवर नो, क्योंकि अभी भी कॉलोनियलिज्म की वजह से लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वही चीजें, तो यू कांट से कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड फिनिश हो चुका है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा एक बार शेक्सपियर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या उन्होंने क्या किया था, कैसा उनका क्या था, थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग उनके बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड आपके लिए होमवर्क ये होगा कि आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स खुद से सर्च करें, ओके। डोंट गो टू दोज बुक्स जहां पे आपको आंसर्स सही नहीं मिलते हैं, बिकॉज मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस पोस्ट कर रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस लिख रही हूँ और उसके बाद आपको आंसर्स उनके खुद ढूंढने पड़ेंगे। आई जस्ट गिव यू द क्वेश्चंस। Before that, let's just read a bit about Geoffrey Chaucer because इन पे कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट फिगर है बिकॉज ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, जैसा कि मैंने अभी बताया था। इनको मैंने बताया था मिडिल इंग्लिश पीरियड को बिलोंग करते हैं ये। इनका बर्थ लगभग 1343 में हुआ था, किसी को पता नहीं। तो ये जो सी मैंने यहाँ पे लिखा है इसका मतलब होता है सरका, सरका मतलब अराउंड 1343, और इनकी डेथ हुई थी 25 अक्टूबर 1400। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही एक दो चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं इनके बारे में। इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री बोला था, मैंने इंग्लिश यहाँ अंडरलाइन किया सो दैट यू नो इनको इंग्लिश पोएट्री, स्पेसिफिकली इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश वाला इंग्लिश पोएट्री के लिए इन्हें जाना जाता है। इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां भी बोला जाता है क्योंकि इनके बाद ही रेनेसां की नींव रखी गई। इनकी राइटिंग की वजह से ही रेनेसां आगे बढ़ पाया, रेनेसां का कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में आया। फिर उसके बाद इनके पॉपुलर वर्क्स हम लोग पढ़ सकते हैं जो कि कैंटरबरी टेल्स है। इससे भी कभी कभी एक आध क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके लिए। बहुत सारी टेल्स है इसमें, अगर इसके बारे में और पढ़ना है तो वी कैन रीड इट, बट बाकी जो वर्क्स है उनमें कोई ज्यादा पढ़ता नहीं है बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं लगते लोगों को। ट्रोलिस एंड क्रिसिडे, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन एक्सेट्रा, ये सारे प्लेज और भी चीजें हैं। उनकी पोएम्स लिखी हुई हैं, उनकी 10 ईयर ओल्ड सन के लिए भी उन्होंने एक पोएम लिखी थी, बट वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है एज मच एज कैंटरबरी टेल्स। द कैंटरबरी टेल्स इज वेरी पॉपुलर एंड यू शुड रीड इट समटाइम, बट ये एग्जाम के आपके क्योंकि कोर्स में नहीं है तो आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस, ओके। नाउ ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। He was the first person, the first poet to be buried in the Poets' Corner. The Poets' Corner in Westminster Abbey. Okay, Westminster Abbey क्या है? Westminster Abbey एक ऐसी जगह है इंग्लैंड में जहां पर पोएट्स या ऑथर्स को दफनाया जाता है या और भी लोगों को दफनाया गया है, बट eminent लोगों को, eminent personalities of England have been buried there. The world is called buried. The U से start होता है but उसके pronunciation बे होता है, okay? Buried. तो पोएट्स कॉर्नर, वेस्टमिंस्टर एबी में एक कॉर्नर बनाया गया, एक छोटा सा डेजिग्नेटेड पोर्शन है जहां पे जो ग्रेव्स हैं वो केवल इंग्लिश पोएट्री यानी जो इंग्लिश में जो पोएट्री लिखते थे, जो लोग इंग्लैंड के थे, उनकी पोएट्री लिखने वालों को वहां पे एक पोएट्स कॉर्नर दिया गया है। पोएट्स कॉर्नर इज the place where poets or authors have been buried in Westminster Abbey. Okay. Next, I will just go through the slides ones that I have prepared with questions on them, and you should know the answers of these because Shakespeare के बारे में उनकी basic biography आपको पता होनी चाहिए। फिर जैसे जैसे हम उनके वर्क्स पढ़ेंगे उन पे भी मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगी आपके लिए पिछले ईयर्स के, बट फॉर नाउ अभी उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस है मेरे पास। Okay, so first question is, what was the name of Shakespeare's house in Stratford? New Place, Stratford House, Grand Palace, High Place. Okay, these are your options. This is your question. You can pause and search for the answer. This has been asked in TGT 2016.
All right, so this is your question. Next question is, William Shakespeare died on, these are your options: April 20th, 1616, April 28th, 1616, April 23rd, 1616, April 25th, 1616. This has been asked in TGT 2016. Now, the next question here for you is, William Shakespeare belonged to the Restoration Age, Victorian Age, Elizabethan Age, Romantic Age. ये मैंने आज पढ़ाया हुआ है, so obviously you should know the answer to this one. ये TGT 2011 और PGT 2010 में पूछा गया है, so you should know all these questions because this is important. Okay, it can be asked again, and it shows that you have already know a bit about the writer. Okay, Shakespeare is indebted मतलब उनके ऊपर एक तरह से एहसान या कर्जदार हैं, to one of the following sources for the subject matter of his some place. कुछ प्लेस का सब्जेक्ट मैटर उन्होंने कहीं से बोरो किया है, कहीं से मिला है उनको, और वो कौन सा सोर्स है, या तो चूज करना है, चूज द राइट वन फ्रॉम द फॉलोइंग: द अरेबियन नाइट्स, हॉलैंडशेड्स क्रॉनिकल्स, बेओवुल्फ एंड द अर्थुरियन लेजेंड्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है TGT 2009 में। अगर आपने मेरे वीडियोस ठीक से देखे होंगे तो मैंने इसका जवाब ऑलरेडी एक वीडियो में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था TGT 2004 में। द क्वेश्चन वाज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल? विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन गैल्सवर्दी और विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन इनमें से पहले बोर्न था? Who among the following started his writing first? अब कौन पहले बॉर्न हुआ था, पहले वो पूछा गया। फिर ये पूछा जा रहा है कि इनमें से राइटिंग किसने स्टार्ट करी। ये एक बार TGT 2004 में पूछा जा चुका है। तो विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ या PG वुडहाउस, इनमें से कौन है? नेक्स्ट इज, विलियम शेक्सपियर has the sobriquet of या sobriquet as, ये TGT 2004 का क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन है मैन ऑफ लेटर्स, बार्ड ऑफ एवॉन, सेंट ऑफ गटर्स, फादर ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी। आपको इसमें से एक ऑप्शन चूज करना है। Which one of the following theatres was owned by Shakespeare where his masterpieces were first performed? इनमें से कोई एक थिएटर है जो शेक्सपियर ने ओन किया था, उस थिएटर का आपको नाम बताना है। ऑलराइट, ये आपका किस PGT 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन, किस ईयर में शेक्सपियर बॉर्न हुए थे? आपको ये यूज करना है 1564, 1464, 1664 एंड 1364। ये दो बार पूछा जा चुका है, एक बार TGT 2003 में और एक बार PGT 2004 में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? स्टार्टफोर्ड एट एवन, स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन, स्टार्टफोर्ड इन एवन, स्टार्टफोर्ड ऑन एवन। ये TGT 2010 का क्वेश्चन है। यू शुड नो द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस बिकॉज अदरवाइज योर प्रिपरेशन इज नॉट कंप्लीट। आई विल कम एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि किस तरह, मतलब क्या क्या है शेक्सपियर की बायोग्राफी में। बट इवन बिफोर आई स्टार्ट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ताकि आपको खुद से पता रहे कि क्या चीज, मतलब किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। Now, Stratford upon Avon is the place where Shakespeare was born. Where is it located? आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर वो वहां पे पैदा हुए थे, स्ट्रैटफोर्ड में हुए थे, तो वो स्ट्रैटफोर्ड है कहाँ पर? ये PGT 2002 का क्वेश्चन है। And then विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ, उनके पेरेंट्स का नाम मैंने बताया था ना, ऑथर के पेरेंट्स का नाम भी आपको पता होना चाहिए, उनकी शादी किसके साथ हुई ये पता होना चाहिए, उनके कितने बच्चे थे ये पता होना चाहिए। ऑथर की जब बायोग्राफी आप पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, स्पेशली अगर आप विलियम शेक्सपियर जैसे ऑथर की बात कर रहे हैं। यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट हिम। ओके, नाउ ओके, so that was it, that was my last question. Now you have to do, all you have to do is find the answers to these questions so that you already know कि अच्छा इनके बारे में पढ़ाया जा रहा है, इनके बारे में बात हो रही है, और आप थोड़े से प्रिपेयर्ड हो गए ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊं तो वो एकदम से आपको न्यू इन्फॉर्मेशन ना रहे, वो आपके लिए एक रिविजन वाली बात रहे जिससे आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। बिकॉज अभी हमें आगे बहुत सारे ऑथर्स पढ़ने, तो हर एक ऑथर को अगर आप एकदम फ्रेश इन्फॉर्मेशन लेंगे तो कैसे हो पाएगा, नहीं होगा। तो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आप इसको एक बार इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप देख लीजिए तो आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। बाकी रिवीजन के लिए मैंने बताया था शेक्सपियर बिलोंग्स टू द एलिजाबेथन एज, बाकी हमारे पास 4 राइटर्स हैं वो बिलोंग टू द रोमांटिक एज, अनदर 4 आर फ्रॉम द विक्टोरियन एज एंड 1 फ्रॉम द
modern age. Okay, now this will be today for today's class. That's it. I will meet you in the next class. Bye bye and take care.